एवरीवन। तो ये हमारा ना केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है जो क्लास 9 की है। उसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, यानी इस मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब जो भी चीज़ें हमारे आसपास में हैं वो क्या शुद्ध रूप में है या मतलब उसमें कुछ अशुद्धियाँ पाई गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन इससे आते ही हैं एग्जाम में। ठीक है, सो लेट्स वी सी। अब देखो ये सब क्या ही पढ़ना यार। देखो, एक होता है अशुद्ध। अशुद्ध में क्या होगा कि मिश्रण होगा, मतलब हम कोई पदार्थ ना बाहर से आके मिला देते। जैसे दूध है, तो दूध में हम अगर पानी मिला देंगे तो क्या हुआ, मिलावटी हो गया ना। तो इसमें कोई मिश्रण हम डाल दिए ना, तो इस शुद्धतम रूप में तो नहीं है। सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, मतलब जितनी भी पार्टिकल्स है ना, जितने भी कण हैं वो क्या है, एक ही केमिकल फॉर्मेशन से उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना, इसलिए एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। अगर उसमें किसी भी अगर हम अलग रासायनिक प्रोसेस उसमें करते हैं तो वो क्या हो गया, शुद्ध रूप में नहीं है बल्कि उसमें कुछ मिश्रण है, कुछ मिश्रित है। अब है कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलने से बने हैं। एक तो हुआ कि शुद्धतम रूप में है, मतलब एक ही पदार्थ के बने हैं। अब है कि दो या दो से अधिक, मतलब अगर उसमें अवयव जो है दो से अधिक है, मतलब वो भी शुद्ध ही रूप है बट दो से अधिक है। जैसे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि, ये सभी मिश्रण का प्रकार है बट ये दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलने से बना है। ठीक है, अब अगला एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड, ठीक है, को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। मतलब देखो, यहाँ पे भी जल आ गया, तो अगर एग्जाम में आप याद भी नहीं रख पाओगे तो वाष्पीकरण अगर याद रहेगा तो जल से संबंधित जो भी क्रिया होती है वो बेसिकली वेपराइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही किया जाता है ना, तभी तो जाके वो अलग होता है, फिर वर्षण होता है, फिर सोख लेता है तो ठंडक महसूस होता है। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा। तो आपको याद ना रहे तो आप कनेक्ट करके ना चीज़ों को आसान कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो है इसमें, तो इसमें से अगर हमें हाइड्रोजन निकालना होगा ना तो कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, वाष्पीकरण या आसवन विधि। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछेगा कि बताइए हम सोडियम क्लोराइड को जल से किस प्रकार से पृथक करते हैं, तो हम वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा उसे पृथक यानी अलग करते हैं। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि चीनी एक प्रकार का पदार्थ है जो शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान होता है। इसमें आप कुछ भी मिलाओगे, अगर ये पानी में भी मिलाओगे तो पानी का मात्रा नहीं बढ़ेगा बल्कि उसमें मिश्रण हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है, क्योंकि मिट्टी में आप देखते हो बलुआ चीज़ें होते बट पेय पदार्थ में नहीं होता, इसमें साफ रहता है ना। तो ये सब कोई नॉर्मल चीज़ें सब याद रखने की चीज़ नहीं, बस मैं बता दे रहा हूँ समझने के लिए। अब हमारा अगला है कि विलयन क्या है। तो विलयन का मतलब क्या हुआ, जो मतलब विलय होता है। तो विलय कब होता है, अगर ये पानी है तो पानी में अगर चीनी मिलेगा तभी ना इसे कहेंगे कि विलय हो रहा है, पानी में चीनी का विलय हो रहा है, ऐसे ना कहेंगे। तो विलयन का मतलब है कि जब दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, जैसे अभी हमने देखा पानी प्लस चीनी, तो इसे हम बना के पीते हैं तो ये क्या हुआ, इन दो अवयव है, दो पदार्थ इसको मिलाए तो क्या हुआ, विलयन का उदाहरण है। ठीक है, जैसे देखो नींबू जल, सोडा जल आदि का विलयन का उदाहरण है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु का होता है। तो गैस आपको पता है कि वायु में ही होता है, और ठोस का जो है मिश्र धातु, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो ठोस का आकार होता है वो अलग अलग शेप में होता है ना। कहीं ठोस का आकार कैसा होगा, बर्फ के रूप में होगा, है ना, कहीं ठोस का आकार कैसा होगा, पत्थर के रूप में होगा, है ना। तो ये मिश्र धातु का एक प्रकार है। ठीक है, बट गैसीय विलयन क्या है, ये तो वायु का फॉर्म में रहता है। तो यहाँ से कुछ पूछेगा नहीं, यहाँ से बस ये पूछ सकता है कि बताइए
नींबू को जल में हम करते तो किसका उदाहरण है? तो विलयन का उदाहरण है। नींबू क्या हो रहा है? जल में विलय हो जा रहा है, ठीक है ना। अब कनेक्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। अब यहाँ पे कुछ मिश्रण का उदाहरण दिया हुआ, मतलब जैसे जिंक है ना, तो जिंक शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, इसमें ना लगभग 30% मिश्रण होता है। और कॉपर क्या होता है? तो इसमें लगभग 70% मिश्रण होता है, ठीक है ना। जैसे एक पीतल है, तो पीतल में जिंक कितना होगा? 30% और कॉपर कितना होगा? 70%। जैसे पीतल है ऐसे समझो, तो पीतल कितना हुआ? 100% है। लेकिन ये 100% शुद्ध नहीं, बल्कि इसमें मिश्रण है। मिश्रण किसका है? एक जिंक का। जिंक का मिश्रण कितना है? 30%। प्लस कॉपर का मिश्रण कितना है? तो 70%। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए पीतल में कौन कौन सा मिश्रण होता है। तो पहला तो क्वेश्चन होगा कि जिंक और कॉपर का मिश्रण से पीतल बनता है। दूसरा पूछेगा कि जिंक का कितना प्रतिशत मिश्रण रहता है और कॉपर का कितना प्रतिशत रहता है पीतल में। तो आपको 30-70 याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ कि विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जैसा दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। मतलब वो कोई बड़ा पदार्थ और वो जाकर किसी से मिल गया तो विलायत नहीं कहते, विलायती। विलायती माल है, मतलब कि विलायती मतलब वो दूर से कोई आया है वहां से, कोई भी पदार्थ, और उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे यहाँ आके मिल गया है ना। तो उसे हम कहते हैं विलायती कहते हैं। गाँव में इस तरीके की चीजें होती रहती है। और जो घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? विले, मतलब उसमें विलोपित हो गया। ले यहाँ पे देखो, ले, पे, मतलब पे में भी वही होता है ना जो घुल जाता है अंदर में जाके। इस तरीके से आप वर्ड को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उदाहरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटीज में, तो वो देखिए। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। कैसे है? तो चीनी क्या होता है? एक ठोसीय पदार्थ है। जल क्या है? एक तरल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ठोस जो है वो तरल में घुल के क्या कर रहा है? एक नया पदार्थ का रूप ले रहा है ना। और इसमें चीनी विलेय है, मतलब कि पानी में ना चीनी मिल रहा है, कि चीनी में पानी मिल रहा है। तो ये सब पूछ सकता है कि बताइए अगर हम चीनी और जल का विलयन करते तो कौन विलायक है और कौन विलेय है। तो इसमें क्योंकि चीनी जाकर मिल रहा है पानी में, जैसे पानी है और ऊपर से हम चीनी डालते हैं ना, तो ये जाके इस पे मिला, तो इसलिए क्या हुआ? विलेय है, मतलब उसमें जाके विलेय हो रहा है, मतलब उसमें जाके वो पेय हो रहा है, इसमें जाके वो गिर रहा है, ठीक है। विलायक मतलब बड़ा रूप, तो पानी का रूप बड़ा होता है और चीनी का रूप छोटा होता है। इस तरीके से भी याद रखेंगे कि विलायक है तो विलायक क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा शब्द। और विलेय क्या है? छोटा है, तो इसका क्या होगा? छोटा। तो चीनी क्या होता है? छोटा होता है। और पानी क्या होता है? बड़ा आकार होता है। इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे हम टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बना कि टिंक्चर आयोडीन का फार्मूला क्या है? तो आयोडीन प्लस अल्कोहल, पहला फार्मूला, पहले इसे याद रखेंगे। अब इसमें क्या है कि आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। तो अल्कोहल क्या है? पदार्थ का रूप है, और आयोडीन पता है कि एक छोटा सा है कण का पार्टिकल के हिसाब से। तो यहाँ पे विलायक अल्कोहल होगा क्योंकि ये पानी की तरह है, और इसका भी क्या होगा? क्षेत्र सांद्रता बहुत बड़ा होगा। तो आप तोड़ तोड़ के अगर चीज़ें करोगे तो आपको इजीली चीज़ें याद हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक आदि तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं, और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ो, जैसे आप सोडा पीते हो तो उसमें देखते हो ना कि धुआं, मतलब धुआं या वाष्पीकरण टाइप का निकलता है हल्का हल्का। तो वो क्या है? वो आप कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कोक पीते हो तो कोक में भी आप देखते हो ना कि हल्का धुआं यानी फॉग टाइप का निकलता है, तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो एक चीज़ तो पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए जल, सोडा या कोक में, सोडा, जल या कोक में कौन सा गैस विलय होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वायु गैस में गैस का विलयन है और इसमें दो घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। तो पहले तो पूछा है कि बताइए एयर गैस में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 78% और ऑक्सीजन 21%।
अब क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विलयन का गुण क्या है। तो ये एक समांगी मिश्रण है, मतलब सम होता है, मतलब दो पदार्थों को मिला के बनाया जाता है। इसका व्यास 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर है तो बेसिकली हम आँख से नहीं देख सकते हैं। अभी छोटा है तो इसमें हम प्रकाश का मार्ग नहीं देखेंगे ना, जब बड़ा आकार होता है तब ना हम देख लेते कि गड्ढा है कि उसमें होल है ना। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं कर सकते। क्यों कर नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसमें हम छानेंगे क्या, वो तो खुद उसमें गिर जाएगा। अगर ये छन्नी है और इसमें छोटे छोटे पदार्थ रखे हैं तो ये छनेगा तो सीधे नीचे गिर जाएगा ना। लेकिन अगर यही थोड़ा बड़ा बड़ा रहता तो हम छाट लेते, जो पतला पदार्थ वो नीचे चला जाता और जो बड़ा बड़ा पदार्थ है ऊपर रह जाता। ठीक है। विलयन क्या होता है? स्थायी होता है, मतलब जो चीज़ है वो वहीं पे रहेगा। बस ये ऊपर ऊपर से याद रखना, उतना डिटेल में नहीं जाना है। एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना का विलयन का क्षमता है। अब अगर मान लो कि ये एक पानी का पदार्थ है और इसमें हम नींबू डाल रहे हैं, तो नींबू इसमें जितना जगह होगा, जितना इसकी क्षमता होगा उतना ही ना होगा, नहीं तो एक समय बाद तो ये ऊपर आ जाएगा ना। तो ये याद रखना। अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ निलंबन, तो निलंबन से आप समझ ही सकते हैं कि किसी चीज़ को हम निलंबित कर देते हैं, मतलब उसके आगे की प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। अब इतना ये तो आप समझ नहीं पाओगे, जो मैंने बोला उसे आप याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो आप टिक मार लोगे। अब अगला है कि टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं। तो जो हम प्रकाश की किरण फैलता है ना, जैसे ये टॉर्च है और टॉर्च से हम बाढ़ेंगे तो जब ये फैल गया ना, ये चारों तरफ फैल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए निम्न में से टिंडल प्रभाव किसका नहीं दिखता, तो कॉपर सल्फेट को जब हम विलयन करते हैं तो। और पूछा है कि बताइए कौन टिंडल प्रभाव नीचे दर्शाता है, तो दूध तथा पानी, क्योंकि जब दूध में आप करोगे तो उसमें प्रकाश की मात्रा फैलती है। पानी में भी जब आप डालोगे तो देखोगे कि प्रकाश की मात्रा उसमें फैला हुआ देखेगा। ये ना आप घर पे करना, यहाँ फोटो दिया हुआ है बट आप एक घर पे रियल में ट्राई करना। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि कोलाइड के समान उदाहरण है। जैसे यहाँ पे क्या पूछ सकता है एग्जाम में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला तो पूछा है कि एरोसॉल का उदाहरण कौन है, तो कोहरा, बादल, कुहासा। ये सब नहीं पूछेगा, डोंट वरी। धुआं, स्वचालित वाहन का नितार, मतलब इतना समझो ना कि जो मतलब धु जो मतलब गैसीय फॉर्म में हम दिखते हैं ना, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, ये सब क्या गैसीय फॉर्म में दिखते हैं, वो एरोसोल का उदाहरण है। एरो लगा हुआ यानी एयर में जो हमें दिखता है उड़ता हुआ। ठीक है, वैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। फोम, जैसे शेविंग क्रीम में क्या होता है? फोम ही होता है ना, जिसे हम दाढ़ी बनाते हैं। इमल्शन की क्रिया किस में होती है? तो दूध और फेस क्रीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूध सबको याद रहता है इमल्शन का, बट फेस क्रीम याद नहीं रहता, तो याद रखना है। सोल क्या होता है? सोल का किसका उदाहरण है? तो मैग्नीशिया, मिल्क और कीचड़। फोम किस में पाया जाता है? तो एक तो फोम में, रबड़ में भी फोम पाया जाता है, स्पंज में भी और प्यूमिस में भी। जैल किस में पाया जाता है? तो जेली में, पनीर में और मक्खन में। जेल टाइप का रहता है, मतलब चिपचिपा और हल्का मुलायम टपने वाला पदार्थ रहता है। ठोस सोल किस में होगा? तो पत्थर ही दे दिया तो ये तो ठोस ही होगा। दूधिया कांच भी देखते हो कि ठोस ही होता है, तभी तो गिरने पे टूट फूट जाता है। अगला है कोलाइड का गुणधर्म। पहला ये भी एक देख लो कि सब विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, ये भी छोटा आकार है, आंखों से नहीं देख सकते। इसका भी प्रकाश की किरण फैलता है, ये भी अस्थाई है।
एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं, ये किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो विषमांगी मिश्रण के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज दिया हुआ है कि जैसे हम रंग वाले घटक जो डाई है ना, डाई जो है ना, डाई का इस्तेमाल कपड़ों में होता है, अथवा काले रंग का स्याही को हम कैसे पृथक कर सकते हैं? ये एग्जाम में आएगा कि बताइए हम डाई को कैसे पृथक कर सकते हैं। जब अभी इलेक्शन भी हुआ है तो पूछ सकता है कि हम काले रंग की स्याही को कैसे पृथक कर सकते हैं, मतलब हम कैसे हटा सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे कि हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि से पृथक कर सकते हैं। ठीक है। मतलब जो इंक है ना, उसको हम कैसे करेंगे? वाष्पीकरण की विधि से पृथक कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला है कि हम दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे हम अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। ये हमने समझाया था कि जैसे दूध से क्रीम को कैसे दे, दूध है ना, तो क्रीम कहाँ होता है? यहाँ पे होता है ना क्रीम। तो ये क्या है? ये केंद्र से ऊपर में है ना, ये केंद्र से ऊपर में है आपका, तो अपकेंद्री ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है। अरे मास्टर साहब दूध ले लीजिए। इसके अलावा ये अपकेंद्रक बल में हम कैसे, जैसे रक्त और मूत्र की जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों को निचोड़ने में। ये देख रहे हो, मतलब अगर जैसे मशीन है कपड़ा धोने वाला, तो जब हम इसे क्या करते हैं, कपड़ा जब हम ऐसे से धोते हैं तो ऊपर आता है ना, तो इसमें भी अपकेंद्रित। याद नहीं रहने, सब टेक्निक है याद करने का। मक्खन निकालने वाला हो गया। रक्त और मूत्र की जांच हम कैसे करते हैं? जैसे ये एक है और इसमें हम खून जब डालते हैं, खून डालते हैं तो देखते हो ऊपर में उभरा हुआ दिखता है, मतलब केंद्र में है और अप हो रहा है, मतलब ऊपर में आ रहा है, यानी अपकेंद्रित बल। अगला इंपॉर्टेंट है कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम कैसे पृथक कर सकते हैं? तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि हम हल्के स्लैग यानी ऊपर से हटा लेते हैं तथा मिट्टी के, छोड़ो इसका, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसमें कुछ नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को हम कैसे पृथक कर सकते हैं? तो उसे हम कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से, यानी सब्लिमेशन प्रक्रिया से। ठीक है। अब एग्जाम में कुछ भी दे, अमोनियम क्लोराइड दे, कपूर दे, नेफ्थलीन दे, एंथ्रासीन दे, सबको हम कैसे कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये सब मैक्सिमम आप देख रहे हो गैसीय फॉर्म में उड़ता है ना, कपूर को जलाओगे तो उसमें भी धुआं निकलेगा, नेफ्थलीन में भी, एंथ्रासीन में भी। तो ऊर्ध्वपातन मतलब क्या हो रहा है? उद्धार, उद्धार मतलब उड़ रहा है, ऐसे याद रखो। उड़ रहा है तभी तो पतन हो रहा है, तभी तो कपूर जल के क्या हो रहा है, इतना इतना गो कपूर है और जल के इतना गो बन जा रहा है। तो इस तरीके से याद रखो। ये सब गैसीय फॉर्म में, तो क्या गैसीय, जैसे इन सब चीज़ों को हम जलाएंगे तो क्या होगा? जलाएंगे तो क्या होगा? ये जलेगा और जलने के बाद क्या, धुआं का फॉर्म देगा, मतलब उड़ेगा, यानी उसमें क्या होगा? पतन हो रहा, उधाड़ पतन। इस तरीके से याद रखना है, हमें एग्जाम में पास करना है, पीएचडी नहीं करना है। ठीक है। अगला एक टर्म दिया कि क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है या कोई और रंग है? नीचे देखते हैं। तो डाई में ना दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है। ठीक है, पहली बात। और जब हम रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है वो तेजी से ऊपर उठता है, तब जाके इसका पृथक्करण संभव होता है। ठीक है। और इस विधि को हम क्या कहते हैं? क्रोमोटोग्राफी। मतलब अगर पूछे एग्जाम में कि बताइए डाई को अगर हम पृथक करेंगे जल घटक से तो कौन सा होगा? क्रोमोटोग्राफी, है ना, क्रोमैटोग्राफी। अब है कि हम क्रोमैटोग्राफी विधि का किस किस चीज़ में उपयोग कर सकते हैं? तो पहला है कि डाई के रंगों को पृथक करने में, क्रोमैटोग्राफी, इसमें कुछ बन नहीं रहा। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में। एक में एक चीज याद रखना, इसमें भी रंग है,
इसमें भी रंग है, रक्त में भी रंग आ रहा है क्योंकि लाल रंग का होता है। तो एग्जाम में कुछ न याद रहे तो इतना याद रहेगा, क्रोमोटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी मतलब ऐसा जिसमें भी होगा उसमें क्या होगा कि रंगों के बारे में जरूर होगा पृथक्करण। तो वहाँ पे अगर एग्जाम में ना याद रहे बट आपको याद आ रहा है रंग आ गया, अरे ये रक्त आ गया, तो पता चल रक्त का भी रंग होता है। तो सर ने बताया था रक्त रंग मतलब क्रोमोटोग्राफी ही होगा विधि, ठीक है। अगला तो दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम कैसे पृथक करेंगे, तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम आसवन विधि के द्वारा अलग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट दिया, ये तो आसवन विधि से हमने दो द्रवों को कर दिया। अब है कि जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव हो जिनका क्वथनांक अंतर 25 केल्विन से कम हो, उसको मिश्रण के लिए हम अलग करने का क्या करेंगे, प्राभाजी आसवना। तो एग्जाम में पूछा है कि दो से दो अधिक घुलनशील द्रवों को हम अलग करने के लिए कौन करते, तो प्राभाजी आसवन। पहले यहाँ पे क्या था आसवन, तो आसवन में दो हो गया। अब दो से अधिक आएगा तो प्रभु जी मतलब प्राभाजी, ठीक है ना। मतलब इसमें जब बड़ा वाला टर्म आ रहा है तो इसमें आसवन नहीं प्राभाजी आसवन। जैसे वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, इसमें पहला वायु आ गया और विभिन्न गैसों का पृथक्करण मतलब एक से अधिक गैसों का आ गया, तो इसमें अब आसवन नहीं होगा, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, प्राभाजी आश्रम करेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जब आ गया तो डीजल भी आ जाएगा। तो मतलब क्या बड़ा बड़ा चीज का बात हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, प्राभाजी आश्रम, ठीक है। हमें बस एग्जाम पास करना है कैसे भी। उसके अलावा हम वायु का कैसे हम अलग करते हैं, तो वायु को गैसों से हम कैसे अलग करते हैं, तो इसका भी प्राभाजी आश्वन, क्योंकि वायु में कई तरीके का गैस होता है ना। तो कई आ गया मतलब दो से अधिक आ रहा है तो प्राभाजी आश्वन, बस याद रखना है। अब अगला है कि द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है। मतलब कि अगर हमें जैसे ये द्रव है ना, ये द्रव फॉर्म है और इसको हम वायु में जब ये वाष्पीकृत के द्वारा ऊपर उठता है तो इसका हमको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इसका वायु का दबाव बढ़ा वायु को प्राप्त करने के लिए, तो हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी ना ये वायु में ऊपर उठेगा। और फिर इसे हम घटा देंगे तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, फिर उसी रूप में आ जाएगा। तो पहले बॉइलिंग होता है ना, और फिर जाके बॉइलिंग क्या होगा, पहले बॉइलिंग और फिर जाके जब इसे हम बंद कर देंगे तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि पहले हम द्रव वायु प्राप्त करने के लिए दबाव बढ़ाते हैं, ठीक, और फिर क्या करते हैं उसे घटाकर ठंडा कर देते हैं। अब अगला एक और इम्पोर्टेंट आया क्रिस्टलीकरण विधि। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इस्तेमाल करते हैं। तो पहला तो इसमें आ गया कि बताइए ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो क्रिस्टलीकरण का, ठीक है। जैसे समुद्र जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें भी उसके उसमें हम कौन सा विधि करे थे, तो क्रिस्टलीकरण, है ना। एग्जाम में पूछा है कि बताइए समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए किस विधि का यूज करते हैं, तो क्रिस्टलीकरण, ठीक है। ऐसे पूछा है ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो क्रिस्टलीकरण, ठीक है। उसके अलावा हम अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को पृथक करने में भी, इसमें भी फिटकिरी आ गया, मतलब ये भी एक प्रकार का नमक टाइप का ही है। अब अगला है भौतिक एवं रासायनिक परतें, यानी फिजिकल एंड केमिकल फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि रंग का कठोरता, बहाव, घनत्व, क्वथनांक आदि क्या है, भौतिक गुण, ठीक है। मतलब देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, कोई चीज़ बदल के दूसरा रूप ले लेता है, बट भौतिक परिवर्तन में क्या वही रहता है, बस उसका थोड़ा बहुत आकार उकार बदलता है, ठीक है ना, दूसरा रूप नहीं लेता है। अब यहाँ पे कि जल तथा खाने पकाने वाले तेल दोनों द्रव है लेकिन रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। कैसे, क्योंकि खाना में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, इसका गंध और ज्वलनशीलता हमें देखने को मिल रहा है। मोमबत्ती के भी जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो पहला तो एक पूछेगा एग्जाम में कि बताइए निम्न में से भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन का कौन उदाहरण है, तो पहला मोमबत्ती, दूसरा जल तथा खाना पकाने में, तीसरा बर्फ जल। ये तीन याद रखिएगा, बर्फ जल, खाना पकाने में
और मोमबत्ती के जलने में क्या है, भौतिक और रासायनिक तीनों रूप को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब अगला जो है वो है तत्व। तो पहली बात कि तत्व शब्द का पहले प्रयोग किसने किया, तो वो थे रॉबर्ट बॉयल। सीधे एग्जाम में पूछा है कि बेटा सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने की, तो रॉबर्ट बॉयल। ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि सबसे पहले तत्व शब्द की परिभाषा किसने दी या प्रयोग किसने किया, तो वो थे एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। ठीक है, याद रखना। तत्वों को हम कितने भाग में बांटते हैं, 3, धातु, अधातु, उपधातु। सीधे एग्जाम पूछेगा बताइए निम्न में से तत्वों को कौन सा तत्व है, तो आपको पता होना चाहिए धातु, अधातु, उपधातु। अब हम देखते हैं कि धातु क्या है और इसके विशेषताएं क्या है। तो पहली बात, धातु चमकीली होती है, चांदी जैसे सफेद होता है, सोना जैसे पीला होता है। धातु विद्युत का सुचालक है। ठीक है ना, याद रखना। पूछेगा कि बताइए विद्युत का सुचालक कौन है, दे देगा धातु, अधातु, उपधातु। तो धातु ये तन होता है, मतलब ये तार के रूप में खींचा भी जा सकता है। ठीक है। ये आघात वर्ध होते हैं, मतलब इन्हें पीट कर महीन चादरों में ढाला भी जा सकता है। इसे देखते हो ना, सोना को हम क्या करते हैं, चपटी टाइप का भी बना देते हैं, उसका हार भी बना देते हैं, सब कर देते हैं। ठीक है। यह प्रतिध्वनिपूर्ण है, मतलब थोड़ा बहुत ध्वनि भी करता है। जैसे कुछ धातु है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, धातु के उदाहरण है। पारा जो है ये भी धातु है, लेकिन ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था है, मतलब लिक्विड फॉर्म में। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा। ऐसे दे रहा कि पारा अधातु है, बट आपको याद रहेगा तब ना कि वो धातु है, तब ना बता पाओगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा अधातु। अधातु के गुण देखते हैं, तो ये विभिन्न रंगों का होता है, यह विद्युत और ताप का कुचालक होता है। वो सुचालक था, मतलब वो विद्युत और ताप में यूज होता है, बट इसका यूज हम नहीं करते हैं। ये चमकीला, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध है, मतलब हम इसे क्या करते हैं, चपटा, मोटा, पतला, लंबा नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन। ठीक है ना। अब अगला है कि उपधातु किसे कहते हैं, तो उपधातु जो धातु और अधातु के बीच का गुण बताता है, मतलब ना वो धातु का बताएगा ना अधातु का, उसका बीच वाला जो बताएगा उसे हम कहते हैं उपधातु। तो जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। याद रखना है कि बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या उपधातु है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी, 100, जिसमें 92 प्राकृतिक है और 8 मानव निर्मित है। सबसे अधिक क्या तत्व है, तो ठोस रूप में पाया जाता है। कमरे के तापमान पर गैस कितना तत्व है, 11 तत्व है। कमरे के तापमान पर द्रव कितना है, तो 2 तत्व है। कहना है पारा तथा ब्रोमीन। ठीक है, याद रखना है। इसमें पारा क्या धातु, बट ब्रोमीन धातु नहीं है। और 303 केल्विन से अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सा तत्व रहता है, तो गैलियम या सीजियम। याद रखना। पहली तो क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि अभी तक वर्तमान में कितने ज्ञात तत्व, जिसको हम जानते हैं, ज्ञात मतलब जिसको जानना, जिसका ज्ञान होना, तो कितना, 100। पूछे कि बताइए कितने प्राकृतिक तत्व हैं, 92। पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कितने कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में है, वो 11 है। पूछे कौन सा निम्न में से तापमान पर द्रव अवस्था में तत्व है, तो आपको पता होना चाहिए पारा तथा ब्रोमीन, और उसकी संख्या कितनी है, 2। तो पूछेगा कि बताओ कौन सा धातु है जो मतलब कमरे के ताप पर द्रव है, तो पारा। ठीक है, क्या था। उसके बाद पूछेगा कि बताइए वो कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव है, ब्रोमीन। याद रखना है सब। उसके बाद पूछा है कि बताइए वो कौन सा तत्व है जो तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है 303 केल्विन से ऊपर, तो वो हमारा है गैलियम तथा सीजियम। अब हमारा यौगिक, तो योग कब बनता है, जब दो या दो से अधिक तत्व एक साथ आते हैं, योग बनना यौगिक। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ धातु अधातु वगैरह का, जैसे हाइड्रोजन जो अधातु है, यह एक रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, ज्वालनशीलता, तो मतलब इसमें ज्वाला मतलब हम आग लगा सकते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि ये हाइड्रोजन की विशेषता बताइए। ठीक है ना, तो कह देगा रंगहीन, नहीं नहीं ये रंगहीन है, गंधहीन है, मतलब न इसमें रंग होता है, न इसमें गंध होता है, न ये हम इसे सूख सकते हैं, और ये ज्वलनशील है, मतलब इसे जला सकते हैं।
अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका विशेषता क्या है? ये भी रंग है, मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं होता। इसका गंध सड़े हुए अंडा जैसा होता है, मतलब सड़े हुए अंडा जैसा महकता है ना, वैसे वैसा ही हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है महक। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, मिश्रण और यौगिक का डिफरेंस क्या है? तो तत्व व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक नहीं मिलते। इसको जानने से क्या फायदा? से क्वेश्चन आएगा होगा नहीं। जितना मैं जानना था जान लिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हैं, आप बनाइएगा, ठीक है ना। हाँ आ गया। हाँ देखिए, ये जो है, ये क्वेश्चन आप बनाइएगा 7, 8, 9, 10, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11, ये पांचों क्वेश्चन आप बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जो हमारा चैप्टर है परमाणु एवं अणु, ठीक है, जो हमारा 3rd चैप्टर होगा केमिस्ट्री का। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।